हेलो गाइस, तो आज से हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जो कि हम सिंगेज से पढ़ेंगे। सिंगेज से मैं फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें हम किस तरह से पढ़ेंगे आप देख सकते हो। जैसे ये पैराग्राफ है, मान लो पहला ही पैराग्राफ ये है इंट्रोडक्शन, तो इसको हम पढ़ेंगे। मैं क्या करूंगा कि एक साइड में पैराग्राफ रखूंगा ये वाला, और दूसरी साइड में क्या करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा लाइक दैट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, और ये इधर क्या है, इसकी समरी है या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि आप सामने एक बुक रख सकते हो और ये वीडियो चला सकते हो, तो आप बुक के साथ पढ़ते जाओ और इसको यहाँ पर समझते जाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। मैं कोई भी पैराग्राफ नहीं छोड़ूंगा, आपको सब कुछ बताऊंगा। तो जो भी इधर होगा, वो जो भी मतलब बुक में होगा वो इधर यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ मान लो ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाला है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हो आगे, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक चार्ज वाला है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो टॉपिक है वो मैंने इधर की साइड एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरह से सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, और आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप खुद से सवाल कर पाओगे, मतलब खुद से क्वेश्चंस लगा पाओगे बहुत ही ईजिली। कुछ भी चीज़ें ऐसी मिस नहीं करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम्म तो जैसे इंट्रोडक्शन है, पहला ही टॉपिक है। तो जैसे आपको पता है, ह्यूमंस हैव नोन अबाउट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड इट इज इम्पॉसिबल टू से एज व्हेन टू इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड। देखो, बिजली गिरना ये सब चीज़ें तो आपने मतलब जब ह्यूमन पैदा हुआ होगा तब भी होती हुई होंगी। तो ये क्या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स है, जैसे बिजली गिरना वगैरह ऐसी चीज़ें, क्या है ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स है। तो इनके बारे में ह्यूमंस को तो पहले से ही पता था, लेकिन ये नहीं कह सकते कब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी। हाउएवर, records show that the attractive properties of amber were known to Greeks as early as 600 BC। लेकिन हाँ, रिकॉर्ड्स बोलते हैं कि ग्रीक्स ने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एम्बर की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज को फाइंड कर लिया था 600 BC में। तो एम्बर जानते हो, एम्बर ये होता है गोंद, गोंद जानते हो, ठीक है, पेड़ पर लगता है और ये कुछ सॉलिड हो जाता है रॉक की तरह। और जब इसको, हाँ फिर आगे पढ़ते हैं। तो when amber is rubbed briskly with a cloth, it attracts and picks up small light objects such as bits of feather or straw or even thin scraps of metal। तो जब इसको किसी कपड़े से रब करते हैं, ठीक है, किसी कपड़े से रब करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है। अभी बताएंगे चार्ज क्या होता है। तो ये क्या करता है, फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े हुए या प्लास्टिक तो उस टाइम पर नहीं थी, लेकिन हाँ आजकल देख सकते हो। तो प्लास्टिक हो या लोहे की छोटी छोटी पिंस हो गई, ठीक है, उनको क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो ये आपने देखा होगा, जैसे आप कंघी से बाल काटते हो तब भी ऐसा ही होता है, ठीक है। वो भी कंघा भी आपका क्या करता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। या आपके रोए होते हैं, बाल होते हैं, हाथों के बाल होते हैं, उनको भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हाँ, देन ग्रीक वर्ड फ्रॉम फॉर एम्बर इज इलेक्ट्रॉन। एम्बर को क्या बोलते हैं ग्रीक में, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपको, एंड इट इज फ्रॉम दिस रूट वर्ड दैट वी गॉट अवर वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहीं से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का जो बोलने लगे वो कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन से आया, एम्बर की प्रॉपर्टीज देखते हुए। तो उन्होंने बोला होगा कि हाँ इसको क्या बोलेंगे, इस बिहेवियर को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ऑब्जर्व इन वेरियस वेज। तो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलती है, मतलब चार्ज रुका हुआ है बॉडी पर, उसकी वजह से, मतलब चार्ज स्टॉप है, रुका हुआ है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है कोई भी बॉडी, उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ऑब्जर्व इन वेरियस वेज। फॉर एग्जाम्पल, वेन क्लॉथ्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए ड्रायर दे क्लिंग टुगेदर बिकॉज इलेक्ट्रिकल चार्ज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द क्लॉथ्स। तो जैसे आप ड्रायर से कभी क्लॉथ निकालते हो ना, तो क्या होता है कि वो कपड़े एक दूसरे से चिपके होते हैं। वो इसलिए चिपके होते हुए क्योंकि उन दोनों में क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जब जब क्लॉथ्स को एक दूसरे से घिसते हैं, क्योंकि जब ड्रायर में सूखते हैं कपड़े तो एक दूसरे से रब होते रहते हैं। रब होने की वजह से उनमें फ्रिक्शन होता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक कपड़ा पॉजिटिव मान लो, दूसरा कपड़ा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, चिपक जाते हैं। एंड वेन वी ब्रश अवर हेयर बोथ हेयर एंड ब्रश बिकम चार्ज। तो जब हम कंघी से अपने बाल काटते हैं तो वो भी चार्ज हो जाते हैं, जैसे अपने हेयर भी चार्ज हो जाते हैं और बाल भी, सॉरी ये कंघी भी चार्ज हो जाती है। जब कंघी को किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़े से के पास ले जाते हैं, वो क्या करता है, कंघी उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है। ओके, तो इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड
द ब्रश अट्रैक्ट्स डस्ट और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर एंड अवर हेयर स्टैंड ऑन देयर रूट्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। एंड ऑल दीज फिनोमेना रिजल्ट्स फ्रॉम द फोर्स बिटवीन चार्जेस एट रेस्ट। तो जैसे ये कंघी है ना, कंघी के ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है, कंघी के ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और ये कागज पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंघी क्या करेगी, कागजों को अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही मान लो कंघी और कंघी को हेयर के पास ले जाते हैं, जैसे बाल, हाथों के बाल हो गए, तो वहां पर ले जाते हैं, वो बालों को, छोटे छोटे बालों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये सब फिनोमेना क्या होता है, चार्ज एट, ये मतलब फोर्स की वजह से ये दिखता है आपको, और फोर्स किन के बीच लगता है, चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस के बीच लगता है, ठीक है। एट रेस्ट मतलब रुके हुए चार्जेस, ठीक है। दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट 3 चैप्टर्स आर डिवोटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब ये चैप्टर और नेक्स्ट 3 चैप्टर्स किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब जब इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ हो उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विच इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, सिंपली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारी चीज़ आती है, ठीक है। जैसे ये बलून को बालों के पास ले जाते हैं, तो बलून क्या करता है, बालों को अट्रैक्ट करता है। बिजली का गिरना, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, ठीक है। और ये एक क्या बोलते हैं इसको, टेस्ला जनरेटर होता है, टेस्ला वोल्टेज जनरेटर होता है, ठीक है। अगर इससे हम अपने हाथ टच करते हैं तो हमारी बॉडी में चार्ज चला जाता है, और चार्ज की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में चार्ज बालों तक भी जाता है, तो जिसकी वजह से बाल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ, सेम टाइप का चार्ज रहता है। मान लो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सारे बालों में फैल जाएगा, तो बाल एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से भागते हैं, ठीक है। तो बालों का पॉजिटिव चार्ज है, तो बाल भी पॉजिटिव हो गए, और दूसरे बाल भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे से बाल भागेंगे, तो इस वजह से क्या होता है, वो इस तरह से खड़े हो जाते हैं, इस तरह से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत बात हो रही है। तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो चार्ज क्या होता है कि चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होता है, किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से वो मैटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स फील करता है या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड इट इज नोन दैट एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये एटम है, ठीक है। तो एटम में क्या होता है कि जितने यहाँ पर पॉजिटिव एटम में, देखो एटम में 2 चीजें होती है, एक तो इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल होते हैं, मतलब जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और ये होता है न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मिलके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस, और इनके चारों तरफ घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जितना न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होंगे, उतने ही बराबर में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। तो टोटल चार्ज देखो, न्यूट्रल एटम में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, नेट चार्ज कितना हो जाता है, 0, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, बट नेगेटिव, ठीक है। और चार्ज एटम में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या प्रोटॉन ज्यादा होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स पॉजिटिव चार्ज Np ग्रेटर देन Ne, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव नेगेटिव चार्ज Ne ग्रेटर देन Np टू ए पार्टिकल, ठीक है। जैसे कोई बॉडी है एटम, जैसे कोई एटम ए है, एटम बी है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो 7 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, और 7 ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे। जैसे यहाँ पर रेड कलर में 3 दिख रहे हैं, लेकिन बाकी पीछे भी होंगे, ठीक है। तो 7 प्रोटॉन होंगे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक एटम बी है, उसमें भी देख लो आप 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और 8 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। ये रेड कलर के ये क्या है, प्रोटॉन है। और बाकी ये यहाँ पर ये दिख रहा है, ये क्या है, न्यूट्रॉन है, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इधर ये न्यूट्रॉन है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एटम ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। एटम ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, और एटम ए से एटम बी पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये वैसा ही केस है, जैसे मान लो ये कंघी का मटेरियल है, कंघी ए मटेरियल से बनी है, और आपके बाल बी मटेरियल से बने हैं, ठीक है। तो कंघी ए मटेरियल बी मटेरियल के साथ घिस रही है, ये मतलब जैसे आप बाल बनाते हो, तो कंघी क्या करती है, अपने आपके बालों के साथ घिसती है, क्योंकि ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, कंघी के मान लो इलेक्ट्रॉन बालों में चले गए, तो बाल क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, और कंघी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। तो वैसा ही केस है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मान लो क्या क्या किया कि एटम ए ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, किसको, बी को।
अब बी पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने रहेंगे अभी भी 8 प्रोटॉन। इधर क्या हो गया कि पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बी को दे दिए, तो कितने हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने बचेंगे अभी 7 प्रोटॉन। तो अब देखो टोटल चार्ज कितना हो गया इस पर, पहले टोटल चार्ज कितना था 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, दोनों कट के कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों कट के कितना हो जाएगा 0, तो ये न्यूट्रल केस हो जाता है। ठीक है, ये वाला क्या केस है न्यूट्रल, इधर ये क्या केस है न्यूट्रल एटम। ठीक है, अभी न्यूट्रल एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन बचे, 7 प्रोटॉन बचेंगे अभी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 प्रोटॉन बचे, 8 प्रोटॉन ऑलरेडी थे। प्रोटॉन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम, क्योंकि प्रोटॉन का होता है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए हमें बहुत अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये एटम ए नहीं रहेगा, क्योंकि ए डिफाइन ही होता है कितने प्रोटॉन है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये एटम का नाम ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से अगर प्रोटॉन निकल गए तो इसका नाम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दूसरा एटम बन जाएगा ये। ठीक है, अभी यहां पर देखो 7, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन है, तो टोटल कितने अमाउंट चार्ज रह गया, इसमें से 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन का मान लो कुछ पॉजिटिव चार्ज हो गया 7 ई के बराबर, और इधर 5 ई नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो +2 ई चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो +2 ई का मतलब है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एटम ए क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इधर यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर 10 ई है, 8 प्रोटॉन है, तो ये 2 -2 ई के बराबर एक्स्ट्रा इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा एटम बी क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो पता लग गया, चार्ज्ड पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो हमें ये जो न्यूट्रलिटी थी इसकी, न्यूट्रल एटम था उसको डिस्टर्ब कर दिया, उससे क्या हो गया ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर की साइड दे दिए, तो क्या हो जाएगा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। ठीक है, when an object is negatively charged it gains electron, तो जैसे यहाँ पर B क्या होता है, B नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन करता है। एंड सिमिलरली ऑन चार्जिंग ए बॉडी विद पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीजेस, वेट हाँ, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या हो जाता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक और चीज, सिमिलरली ऑन चार्जिंग ए बॉडी विद पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी इट्स मास डिक्रीज, तो जो 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 ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे मान लो, तो इसका ओवरऑल मास भी कम हो गया होगा। ठीक है, तो सिमिलरली ऑन चार्जिंग ए बॉडी विद पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी इट्स मास डिक्रीजेस। सही है, चेंज इन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एन इंटू एम ई। सिंपल, एन इलेक्ट्रॉन गए हैं मान लो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, और मान लो एन इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर की साइड, तो कितना हो जाएगा एन इंटू इतना हो जाएगा एन इंटू एम ई। एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 9.1 9 पॉइंट वेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ओके। और चार्ज की जो जैसे हाँ ई की वैल्यू तो मैंने बताई नहीं आपको, रुको बताता हूँ। और ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये क्यू ऑफ ई, मतलब ई का वो है क्या बोलते हैं चार्ज है। ऐसे ही क्यू ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का होता है, ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन का होता है +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा उससे हम देख सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सेज और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी को ये दर्शाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर नेगेटिव चार्ज हो गया है तो कोई भी चीज नेगेटिव चार्ज होगी तो उस पर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, दे आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था मैंने, बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल स्टेट ऑफ द एटम, एंड इसको हम डिनोटेड बाय प्लस क्यू से इसको दर्शाते हैं। ठीक है,
एंड नेगेटिव चार्ज होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी गेट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर न्यूट्रल स्टेट, ठीक है। तो अभी बताया था जैसे एटम ए एंड एटम बी डिनोटेड बाय माइनस क्यू। अब एक और चीज पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.31 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, अभी बताया था। और इसका जो जैसे ये कूलम है, कूलम होता है, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम एम्पियर इंटू सेकेंड जो कि ऐसा यूनिट होता है, उनमें भी फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, उसमें भी हम शो करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं एम्पियर एंड टाइम, तो उसके फॉर्म में लिख सकते हैं कूलम को, जैसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इधर Q इक्वल टू आई टी, आई का फंडामेंटल यूनिट है एम्पियर, एंड टाइम का फंडामेंटल यूनिट है सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे एम्पियर इंटू टाइम टी, ठीक है। So when electron transfer from one body to other body, it takes 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb charge and mass 9.31 into 10⁻⁻31 kg with it। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है, चार्ज भी होता है, तो जो कभी किसी एटम से जाता है तो वो चार्ज भी ले जाता है, तो ले जाता है उसका, और उसका मास भी ले जाता है इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक और चीज है कि ये जो चार्ज की वैल्यू होती है ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर, मतलब ये चार्ज ऐसा है जो फ्रीली नेचर में मिल जाएगा आपको, बाकी चीजें फ्रीली नहीं मिलती हैं, वो तो या तो बाउंड होती है किसी चीज से, बाकी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। जो आपको दिखेगा, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे बॉडी टू बॉडी जब चार्ज जा रहा होगा वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम में ही जा सकता है, इससे कम नहीं जा सकता, ओके। लेकिन इससे कम चार्ज वाले पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, तो वो आपके कोर्स में नहीं है, तो आप उसके बारे में इतना टेंशन नहीं लेने का। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। चार्ज इज ट्रांसफरेबल इफ ए चार्ज बॉडी इज पुट इन ए कॉन्टैक्ट विद अनचार्ज बॉडी, द चार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। जैसे ये एक बॉडी है ए, इस पर चार्ज Q1 है। अब देखो एक चीज आप नहीं पढ़ेंगे अभी, पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन यहां पर मैंने शो किया है, ठीक है। तो मान लो चार्ज कोई एक बॉडी है ए, और इसका चार्ज कितना है Q1, और ये पोटेंशियल V1 पर रखा है, ठीक है। तो इस बॉडी को हम दूसरी बॉडी से टच कराएंगे जो कि बॉडी बी है, जिस पर चार्ज Q2 है, उसका पोटेंशियल V2 है, ठीक है। अब इन दोनों बॉडी को एक दूसरे से टच कराया है विद द हेल्प ऑफ वायर, कोई कंडक्टिंग वायर से इसको टच करा दिया, इससे क्या होगा, इससे चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो मान लो चार्ज फ्लो हुआ पहली बॉडी पर, मान लो Q1 प्राइम हो गया, 1 से मतलब 1 प्राइम हो गया, एंड Q2 प्राइम हो गया दूसरी पर, लेकिन चार्ज फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक इन पर क्या हो जाएगा, इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये मत करना कि ये Q1 है और ये Q2 है तो दोनों को जोड़ दो, आधा आधा डिवाइड कर दो दोनों पर, यानी मतलब यहाँ Q1 प्लस Q2 जोड़ा डिवाइडेड बाई 2, तो इस पर मान लो बोल दिया कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया इस पर, और इधर हो गया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों पर आधा आधा चार्ज डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है चार्ज तब तक, ये दोनों चार्ज Q1 प्राइम एंड Q2 प्राइम डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि बॉडी किस आकार की है और किस मेटल से बनी होगी, सब चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चार्ज विल ट्रांसफर अंटिल देयर पोटेंशियल इज इक्वल, क्या सेम रहेगा पोटेंशियल, और तब तक ट्रांसफर होते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, V1 से पोटेंशियल V हो जाएगा और ये V2 से पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, तब तक ये ट्रांसफर होते रहेंगे। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो इनका ट्रांसफर होना रुक जाएगा, जब रुकने की स्टेट में इस पर जो चार्ज निकालेंगे वो Q1 प्राइम होगा और ये Q2 प्राइम होगा, ठीक है। एंड नंबर 2 चार्ज इज एसोसिएटेड, नंबर 2 चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास, तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास थ्रू दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। देखो चार्ज क्या है, वैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है चार्ज, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन है मास m इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻31 kg, सो नो चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो मास तो एग्जिस्ट करता है ना, किसी चीज पर मास चार्ज नहीं होता है, लेकिन चार्ज अगर रहेगा तो वह मास जरूर होगा, चार्ज ही है मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को खुद का मास होता है,
तो दूसरी बॉडी अगर चार्ज होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो ज़्यादा होगी या कम होगी, तो वहाँ पर मास होगा ही होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, कोई भी एटम है, न्यूट्रल एटम है, जिस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन, मतलब सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। तो ये क्या होता है, न्यूट्रल एटम होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। और मान लो ये वाला आइटम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं कहीं से, तो ये इस पर क्या हो जाएंगे, मान लो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए अभी, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एडेड, तो इसका मतलब है इसका मास इंक्रीज बाय 2 me, 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 2 me के बराबर इसका मास बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Some important observations regarding this law are as follow. Net charge remains constant even though it may not be zero. If the universe is considered as whole, conservation of charge remains the means the net charge of universe is constant. The principle does not prohibit the creation and destruction of charged particles. तो ठीक है, तो देखो चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि नेट चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीन्स टोटल चार्ज जो रहेगा वो सेम ही रहेगा चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो रहा हो। तो क्यू इनिशियल मतलब किसी प्रोसेस के, किसी घटना, किसी इवेंट के होने से पहले नेट चार्ज, ये समेशन है, सम ऑफ ऑल दी चार्जेस। क्यू आई का मतलब है, आई मतलब कोई आई इक्वल टू 1 2 3 जितने भी चार्जेस हैं उन सबको ऐड करो, उन सब के चार्जेस ऐड करो, ये समेशन है, ठीक है। वो किसी इवेंट के होने से पहले चार्ज इक्वल टू किसी इवेंट के होने के बाद चार्ज, दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। आज तक ये फॉलो होता है, बिग बैंग टू नाउ इट होल्ड्स, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है जो कि बिग बैंग से अब तक होल्ड हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ दे रखी है, वो सब वही है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बता दिया। नेट चार्ज किसी भी प्रोसेस में, भूकंप आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, सब में बिग बैंग टू अब तक जितनी भी घटनाएं हो सकी उसमें नेट चार्ज कितना रहा है, हमेशा 0। तो जैसे प्रीवियस केस देख सकते हो आप, प्रीवियस केस में बताता हूँ, जिसमें क्यू इनिशियल क्या था, ये वाला प्रीवियस केस था। तो क्यू इनिशियल यहाँ पर कितना हो गया, Q1 + Q2, मतलब किसी घटना होने से पहले ये शुरुआत में ऐसे था ना, ये घटना मतलब इवेंट A, इवेंट 1, जब ये ऐसे था मतलब दोनों एक दूसरे से टच नहीं हुए थे, तब चार्ज कितना था, और टच होने के बाद चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो प्रीवियस केस में देख दो, QI कितना हो गया, Q1 + Q2, और QF का समेशन कितना हो गया, Q1 प्राइम + Q2 प्राइम। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ, तो QI इक्वल टू क्या हो जाएगा, QF। तो ये हो जाए Q1 + Q2 इक्वल टू Q1 प्राइम + Q2 प्राइम। ये इस वाले फॉर्मूला का यूज करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, ठीक है। और इधर पढ़ सकते हो आप, सारी जो भी चीज़ दे रखी है वो इधर बता दी है, वैसे फिर भी चलो देख लेते हैं। नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो इट मे नॉट बी 0, ठीक है। तो नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इफ द यूनिवर्स इज कंसिडर एज ए होल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स द नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो बिग बैंग के टाइम पर जितने पार्टिकल्स थे उनका सबका नेट चार्ज होगा, जो आज पार्टिकल्स हैं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जितने पार्टिकल्स हैं उनका नेट चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। बिग बैंग के टाइम पर जब यूनिवर्स बना नहीं था तब तो चार्ज था ही नहीं, ऐसा बोलते हैं कि कुछ नहीं था, मतलब नथिंग, तो चार्ज कितना था, 0, ऐसे समझ सकते हो। आज बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, सबको मिला के टोटल कितना हो जाएगा, चार्ज 0 के बराबर ही, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। दिस प्रिंसिपल डज नॉट प्रोवाइड द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो बिग बैंग में क्या होता है, क्रिएशन होते हैं पार्टिकल्स का। आज अब मान लो कुछ ऐसा होता है कि यूनिवर्स कोलैप्स करने लगता है, मतलब बिग बैंग का रिवर्स होने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रक्शन होने लगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जाके, मतलब न्यूक्लियस में जाके इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे होते हैं, वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस में जाके टकराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होने लगेगा और चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कोलैप्स होने लगेंगे, ठीक है, एक तरह से। तो उससे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 होने लगेगा। However, because of charge conservation, charge particles are created and destroyed only in pairs with equal and opposite charge. सही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, कोलैप्स करते हैं। This law is also true for relativistic motion, with which means the total electric charge of an isolated system is relativistically invariant. इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। On the basis of evidence on the microscopic legal principle is largely speculative, बट देयर इज एम्पल जस्टिफिकेशन फॉर इट ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये क्या है पता नहीं, ठीक है, वो सब छोड़ो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज
ये बता दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो अभी बताया था मैंने रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, वो ये अब आएगा। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज independent of velocity. It is proved by the fact that an atom is neutral. The difference in mass of an electron and proton suggests that electron moves faster, much faster in an atom than a proton. If the charges were dependent on velocity, the neutrality of atom would be violated. ये किससे ये इस वाले का मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। तो देखो, चार्ज ए रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। कैसे? देखो, अकॉर्डिंग टू एसटीआर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने दी थी। इन्होंने बताया था कि मास होता है ना, वो मास इस तरह से वेरी करता है, एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट। एम नॉट होता है रेस्ट मास, जब पार्टिकल रुका हुआ होता है उसका मास कितना होता है, उसको बोलते हैं रेस्ट मास, ठीक है। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मान लो चार्ज पार्टिकल है किसी भी मास की पार्टिकल, मास का वेलोसिटी, ठीक है। इफ वी इंक्रीज, एम विल इंक्रीज। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एम इंक्रीज करेगा। अब देयर इज नो सच फॉर्मूला फॉर द चार्ज। अगर मान लो चार्ज का फॉर्मूला होता, वैसे तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर मान लो चार्ज का फॉर्मूला इस तरह से होता, मान लो Q इक्वल टू Q नॉट, क्योंकि चार्ज और मास दोनों एक टाइप से ही, एक टाइप की दोनों की प्रॉपर्टी है। मान लो इस तरह से फॉर्मूला होता कोई, ठीक है। अगर मान लो v वेलोसिटी इंक्रीज होती, v वेलोसिटी मान लो इंक्रीज होती, मान लो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती, तो क्या होता? Q क्या होता? इंक्रीज होता, ठीक है। अब मान लो ये कि ये प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन एटम, मान लो हाइड्रोजन एटम है ये। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा होता है, ठीक है। अब देखो, जो घूम रहा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव, ये प्रोटॉन है वो तो प्रोटॉन भारी होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोटॉन बहुत स्लो मूव कर रहा होगा। वेलोसिटी क्या होगी प्रोटॉन की? वीपी। प्रोटॉन की वेलोसिटी मच लेस देन होगी वी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला होल्ड करता तो हम ये बोल सकते थे क्यू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी, क्योंकि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका चार्ज भी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी, क्योंकि देखो वेलोसिटी यहां पर इलेक्ट्रॉन तेज मूव कर रहा होता होगा और ये यहीं पर एट सेंटर पर, एक तरह से बोल सकते हो, तो सेंटर पर ये इसका वेलोसिटी कितना हो गया? नियरली जीरो ही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी प्रोटॉन की वेलोसिटी से ज्यादा होता। तो अगर ये वाला इस तरह से अगर कोई फॉर्मूला होता, मान लो ये होल्ड कर रहा होता, तो क्यू ई ज्यादा होता क्यू पी से। सही आई बात समझ में? मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता चार्ज ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि अगर ये वाला फॉर्मूला होल्ड कर रहा है तो अगर इस तरह से एम की तरह, मास की तरह अगर कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता तो इस तरह से ये फॉलो होता। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो क्या चार्ज कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो पाता? नहीं हो पाता। तो न्यूट्रलिटी ऑफ एटम वुड बी वायलेटेड। तो एटम तो न्यूट्रल रहता ही नहीं ना, क्योंकि देखो दोनों पर अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्योंकि जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। एटम क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। इस तरह से तो न्यूट्रलिटी इस तरह से वायलेट होती, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज किसी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हाँ, ये मैं बता देता हूं कि जब चार्ज रुका होता है, a charged particle at rest produces only electric field in a space surrounding it. However, if charged particle is in unaccelerated motion, मतलब constant velocity से move कर रहा है, it produces both electric and magnetic fields. तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज हमेशा प्रोड्यूस करता है, और साथ में ये अगर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। एंड इफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, it only produces electric and magnetic fields, but it not only produces electric and magnetic field but also
radiates energy in the space surrounding the charge is in the form of electromagnetic waves। चलो बताता हूँ। जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, अगर वो रेस्ट पे होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड और फील भी करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फील भी करता है, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल क्या होता है, हाँ रेस्ट पे होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड फील करता है। फील मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ये इस पर कोई भी मतलब बैठा होगा, मतलब रेस्ट पार्टिकल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब कोई फील नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम शांत खड़ा रहेगा। लेकिन जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और उन दोनों फील्ड को फील भी करता है, मतलब इन पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से फोर्स लगता है। अगर यही पार्टिकल एक्सेलेटेड हो, मतलब एक्सेलेशन से मूव कर रहा हो, तब ये क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स तो फील करता ही है, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो फील एंड प्रोड्यूस तो करता ही है, साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और फील तो करता ही है। एंड ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। जब एक्सीलरेटेड पार्टिकल होता है ना तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। क्या करता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। आल्सो रेडिएट्स एनर्जी इन स्पेस सराउंडिंग द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही क्या रेडिएशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सीलरेटिंग चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। ठीक है, ये किस तरह से जनरेट करता है आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। शायद ये वाला आप ना पढ़ो कि एक्सीलरेटिंग चार्ज किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, ये शायद आगे वाले चैप्टर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए ये तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये वाली चीज पढ़ोगे आगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, देखो व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब समझ रहे हो, डिस्क्रीट वैल्यू जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ना कि 1.2 1.3 इस तरह की वैल्यूज। ठीक है, रेदर देन एनी वैल्यूज द क्वांटिटी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। ठीक है, कोई भी इस तरह से वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू इस तरह से होती है 1 2 3 इस तरह से होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने पहले बता दिया है। इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻19 कूलम इज टेकन एज एलिमेंट्री पार्टिकल यूनिट, एलिमेंट्री यूनिट या क्वांटा ऑफ चार्ज। तो देखो मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, जो कि नेचर में फ्रीली मूव कर सकता है। तो इसी के बराबर ही बॉडी, इसी के टाइम्स, मतलब इसी का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना इस तरह से कोई भी बॉडी चार्ज ले सकती है। कोई बॉडी चार्ज ऐसे नहीं लेगी कि 1.3 टाइम्स इनटू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द चार्ज ऑन ए बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि यही स्मॉलेस्ट चार्ज ही इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगी कोई बॉडी, या 2 इलेक्ट्रॉन लेगी बॉडी, या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी कोई बॉडी, या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी कोई बॉडी। तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स में हो रहा है, नंबर्स में हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज में, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव हो सकते हैं तो उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज या किसी बॉडी पर चार्ज जाएगा या आएगा, इस तरह समझ सकते हो। विद n इक्वल टू 1 2 3 चार्ज ऑन बॉडी कैन नेवर बी +-2/3e या +-17.2e इस तरह से। ठीक है, अब यहां देखो चार्ज ऑन ए बॉडी बोला है, किसी भी बॉडी पे चार्ज इस तरह से नहीं हो सकता, लेकिन पार्टिकल का इस तरह से हो सकता है। पार्टिकल्स का चार्ज इस तरह से होता है क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिनका चार्ज इस तरह से होता है, लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल से तो बॉडी नहीं बनी है ना, बॉडी तो बनी है एटम से। अब एटम में ट्रांसफर होगा चार्ज, वो या तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही होगा, कोई किसी छोटे से एलिमेंट्री पार्टिकल के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में।
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है कि मान लो जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी पी है और ये इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है पी, स्मॉल पी, तो उसके मल्टीपल टाइम में ही किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हो सकती है। तो एन इंटीजर होता है और जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है इसको क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। अभी बताया था यहाँ पर जैसे चार्ज। अब जैसे चार्ज के केस में होता है क्वांटा ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पर चार्ज जाएगा वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाएगा। तो चार्ज ऑन ए बॉडी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस क्यू एन ई, प्लस माइनस एन ई, जहां पर एन क्या है नंबर 1 2 3 4, ठीक है। चार्ज और ऑन ए बॉडी कैन नॉट बी प्लस माइनस 2e/3 और प्लस माइनस 17.2e/e, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। तो जैसे बॉडी कोई है, बॉडी के अंदर टोटल चार्ज होगा ना, वो सारे चार्ज को एल्जेब्रिकली ऐड करने के बाद टोटल चार्ज निकाल सकते हैं बॉडी का, ठीक है, वो कहीं भी हो। While adding the charge, their sign must be taken into consideration. For example, if the body has charge 2 coulomb, -5 coulomb, 4 coulomb, 6 coulomb, then total charge on the body is 2 - 5 + 4 + 6 equal to 7 coulomb. Note that charges are added like real numbers. They have no direction. So charge is a scalar quantity. तो चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है और वो किस तरह से ऐड किए जाते हैं, एल्जेब्रिकली सम की तरह ऐड किए जाते हैं। उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो उनको सीधा नंबर्स के फॉर्म में ऐड कर दो। और जब ऐड करते हो तो आप उसको हमेशा उनके साइन हमेशा सामने रखो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा मतलब सेम टाइप के चार्ज, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का हम अभी जानेंगे कि फोर्स किस तरह से निकालते हैं, वो आएगा कूलम्ब्स लॉ में। तो गाइज अगर आपको ये समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आगे और अच्छे से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट में बता सकते हो और मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि क्या किस तरह से करना है। और मुझे बता दो कि इसमें एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं या नहीं, मतलब सिंगेज के एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं या नहीं, ये आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।